कोविड के दौरान जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, तब गुरुग्राम उन शहरों में से था जहां सबसे पहले लॉकडाउन की वजह से कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। गुरुग्राम हमारे देश का साइबर सिटी कहा जाता है और वर्क फ्रॉम होम पहली बार लोगों ने कोविड के समय देखा। लेकिन उस समय इन लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कोविड के 3 साल बाद 2023 में हिंदू मुसलमान दंगों की वजह से इन लोगों को फिर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। आज बड़ा सवाल यही है कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से पिछले 76 वर्षों में आजादी के बाद से हमारे देश की अलग अलग सरकारें, हमारे देश ने सब पार्टियों की सरकारें देख ली, कांग्रेस की सरकारें देख ली, गैर कांग्रेस सरकारें देख ली, मिली जुली सरकार देख ली, जनता पार्टी की सरकार देख ली, लेकिन कोई भी सरकार सांप्रदायिकता के जहर को खत्म नहीं कर पाई। तो इसका कारण है 1947 का विभाजन, जो हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ था। आप याद कीजिए, जो भारत का विभाजन है उसके पीछे जो मूल कारण था वो यही तो था, हिंदू और मुस्लिम आबादी। और उस समय हिंदू और मुस्लिम आबादी जो थी, इनके जो नेता थे वो एक साथ रहना नहीं चाहते थे और इसीलिए ये डिमांड हुई कि हमें अलग देश चाहिए। पाकिस्तान का निर्माण इसी आधार पर हुआ, क्योंकि आजादी से पहले भारत के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और जब ये मांग स्वीकार हो गई तब बंटवारा भी इसी आधार पर हुआ कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वो इलाके पाकिस्तान में चले गए और इसी तरह भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग इस बंटवारे के लिए तैयार हुए, जैसे महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या फिर जिन्ना, उन सब लोगों ने यही सोचा होगा कि एक बार अगर ये बंटवारा हुआ और ये देश अलग अलग हो गए तो अब हमेशा के लिए ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का मुद्दा है, ये जो तनाव है, अब ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भाई बंटवारा हो गया, अब और क्या चाहिए, अपने अपने घरों में रहो। लेकिन इस बंटवारे का जो मकसद था वो मकसद आज तक कभी पूरा हो ही नहीं पाया। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा कोई और देश क्या कर सकता है जो अपने देश के 2 टुकड़े ही कर दे इसी आधार पर कि आप अपने अपने घरों में खुश रहिए। भारत के मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान बना, वहां तो आज 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 22 लाख हिंदू बचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज अकेले भारत में ही मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भी भारत में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान बना ही भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए था। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां 1947 से 2023 के बीच सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर हुए हैं। आपने वहां पाकिस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते। हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं का दमन जरूर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दंगे नहीं होते, क्योंकि वहां हिंदू दंगे करने की स्थिति में है ही नहीं, वहां हिंदू अपनी आवाज उठाने की स्थिति में है ही नहीं। लेकिन जिस भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, वहां 1947 से लेकर अब तक, आज तक 1.5 लाख से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और अब तो भारत में हर साल औसतन 2,500 हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, हर साल 2,500। हमारे देश में आप ये मान लीजिए कि जब सांप्रदायिक दंगे की बात करते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोगों का मतलब यही होता है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन भारत की तरह वहां के शहर हिंदू मुसलमानों के दंगों की आग में कभी नहीं जलते, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यक कभी कोई संघर्ष करते ही नहीं। लेकिन भारत में 22 करोड़ अल्पसंख्यक मुसलमानों का हिंदुओं के साथ सांप्रदायिक टकराव लगभग हर मुद्दे पर होता ही रहता है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, चाहे वो ज्ञान वापी का मुद्दा हो, चाहे वो त्योहारों का मुद्दा हो, शोभा यात्राओं का मुद्दा हो, भारत सरकार कोई नया कानून लेकर आती है उसका मुद्दा हो, या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा हो, या फिर क्रिकेट का मैच हो, कुछ भी। नूह में जो दंगे हुए, मेवात में जो दंगे हुए, अभी जो हाल ही में आपने देखे, आज उन दंगों के लिए बहुत सारे लोग बजरंग दल और बाकी के हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल नहीं होता तो ये दंगे भी नहीं होते। कुछ लोग मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हम उसमें आज जाना नहीं चाहते। मोनू मानेसर को क्लीन चिट देना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है, अदालत का काम है। अब जो नया टकराव है वो है काशी की ज्ञान वापी मस्जिद पर। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत दे दी है। आप जानते हैं कि मुस्लिम पक्षकार इसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि मस्जिद में एएसआई की टीम ना घुसे और यह सर्वे ना हो, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। निचली अदालत ने 21 जुलाई को यह आदेश दिया था कि एएसआई की टीम इस मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण का काम कर सकती है। और तब अदालत ने अपने इस आदेश में खुदाई शब्द का भी इस्तेमाल किया था, जिसे आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहा था कि इतनी पुरानी मस्जिद में खुदाई नहीं होनी चाहिए। आज भी हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने यही दलील दी कि इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई की जाएगी, जिससे मस्जिद के ढांचे को क्षति पहुंच सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को विस्तार में जानकारी देने के लिए कहा कि यह पूरा सर्वे कैसे किया जाएगा। और जब अदालत ने यह सुनिश्चित कर लिया कि इस सर्वे से मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, तब कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का जो आदेश दिया है वो नियमों के अनुरूप ही है और उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और ये कहते हुए अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे होगा, जिससे यह पता चलेगा कि इस मस्जिद में और इस मंदिर में कौन पहले आया था। अब क्योंकि यह याचिका खारिज हो गई, इसलिए निचली अदालत के फैसले के तहत कल सुबह से एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में अपने सर्वे का काम शुरू कर देगी। कल सुबह 7 बजे से यह सर्वे वैज्ञानिक सर्वे होगा, जिसके लिए जियो रेडियोलॉजी सिस्टम की मदद से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत हैं या नहीं है, इसके नीचे मंदिर है या नहीं है। 21 साल पहले एएसआई ने यही सर्वे अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद में किया था। और बड़ी बात यह है कि तब भी इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जबरदस्त विरोध किया था और आज भी यही हो रहा है। मुस्लिम पक्ष हर बार यह कहता है कि एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने ही मुस्लिम पक्ष को यह निर्देश दिया था कि उसे सर्वे के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करनी चाहिए। लेकिन आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया तो मुस्लिम पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इस सर्वे को किसी भी तरह से तत्काल रूप से रोका जाए। और फिर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि वो तुरंत इस मामले को देखेंगे और जो भी हो सकेगा वो कदम उठाएंगे। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा सुनवाई के लिए मेंशन हुआ ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद अनुच्छेद 370, कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी तरह से संविधान पीठ के जज जब बहस कर रहे थे और जब यह बहस समाप्त हुई, तब मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईमेल के जरिए जानकारी भेज दी है और यह सर्वे तुरंत रुकना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो तुरंत ही इस ईमेल को अभी जाकर देखेंगे। ये सारी प्रक्रिया कुछ मिनटों में हो गई और तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में 70,000 और देश की बाकी अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मामले पेंडिंग हैं। लेकिन अब कल सुबह ही मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी ये इतना महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उन्होंने कल सुबह ही इसे सुनवाई के लिए रख लिया और कहा कि इस पर हम तुरंत सुनवाई करेंगे। खबर वैसे चीन से है, लेकिन यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है। चीन ने अपने देश में बच्चों को इंटरनेट के नशे से बचाने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की समय सीमा तय कर दी है। लेकिन भारत में अभी इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हो रही, जबकि पूरी दुनिया में भारत में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में हमारे देश में है। और यह कानून असल में सबसे पहले चीन को नहीं, भारत को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज हम चाहेंगे कि चीन के बाद यह कानून भारत में भी लाया जाए। क्यों लाया जाए, अब आप देखिए। चीन में यह प्रस्ताव एक नया लाया गया है और यह प्रस्ताव वहां साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पेश किया गया है, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, चीन में 8 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन 40 मिनट, 8 से 16 साल के बच्चे 1 घंटा और 16 से 18 साल के बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे से ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा
रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखिए कितना अच्छा कानून है ये। इसके लिए एक माइनर मोड प्रोग्राम बनाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चीन में 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल न कर पाए। और तीसरी बात यह कि चीन में 18 वर्ष से ऊपर के जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्हें भी मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सोचिए चीन की सरकार किस हद तक जाकर सोच रही है, और वो अभी से समझ गई है कि ये जो इंटरनेट का नशा है, मोबाइल फोन का नशा है, रील्स बनाने का नशा है, ये हमारे पूरे के पूरे एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और अब उन्होंने इस पर कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए चीन में जैसे ही कोई इंटरनेट यूजर दिन भर में 30 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का अपना कोटा पूरा कर लेगा तो उस यूजर के फोन पर बार बार एक रिमाइंडर आना अपने आप शुरू हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि उस व्यक्ति को अब जरूरत पड़ने पर ही, यानी अर्जेंसी में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। चीन का कहना है कि इस प्रस्ताव पर 2 सितंबर तक लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फिर इस पर एक कानून बना दिया जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को, आम जनता को सजा भी दी जाएगी। चीन ने यह फैसला 3 बहुत बड़ी वजहों से लिया है, जिनमें पहली वजह है चीन के बच्चों में इंटरनेट और मोबाइल फोन की बढ़ती हुई लत, जो कि भारत में भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 104 करोड़ इंटरनेट और मोबाइल फोन यूजर्स चीन में है, जिनमें लगभग 21 करोड़ इंटरनेट यूजर्स 18 साल से कम उम्र के हैं। और ये 21 करोड़ बच्चे चीन में फिलहाल औसतन हर दिन लगभग 3 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हर दिन औसतन 3 घंटे वहां के बच्चे मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं। और ये जो बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, ये मोबाइल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट पहले हुआ करते थे, अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, मोबाइल फोन का नशा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिन भर घंटों तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से चीन के बच्चों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, और ये बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। अब ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई में भी पीछे हो रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीन में 18 साल से कम उम्र के 55% बच्चों की मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से आंखों की जो आईसाइट है वो कमजोर हो गई है, अब उन्हें कम दिखता है, चश्मा लग गया है। और एक सर्वे में 66% माता पिता ने ये कहा कि उनके बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से डिप्रेशन में भी रहने लगे हैं। तो आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लग रहा है, और अब वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, चीन में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में स्कूल जाकर पढ़ने की इच्छा समाप्त होती जा रही है, और इससे बच्चों की एकाग्रता पर गहरा असर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन दुनिया का पहला देश है जो मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती लत को अपने देश की तरक्की के लिए एक चुनौती मान रहा है, और इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाकर कानून भी बना रहा है। और इसमें हमें चीन की तारीफ करनी चाहिए। पूरी दुनिया में पहला देश है जिसे अपने बच्चों की चिंता है, जिसे अपने इस जो युवा पीढ़ी है उसकी चिंता है, और वो समझ चुका है कि इसके लिए कानून लाना ही पड़ेगा।